इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा चलिए लिखिए इसमें आवेश प्रवाह के समय दर को आवेश प्रवाह के समय दर को आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा क्लियर हो गया। इसे स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। यानी स्मॉल टी समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा t समय में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा स्मॉल q हो। प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा स्मॉल q हो तो विद्युत धारा I बराबर q अपान T। विद्युत धारा I बराबर q अपान। ठीक है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले जो धारा है ये क्या है, यह एक मूल राशि। सबसे पहले ये ध्यान देना है, क्या है ये मूल राशि। पहले ध्यान देना इसका मात्रक, ठीक है, कौन सा मात्रक, इसका एस आई मात्रक एम्पियर। समझ गया ना, जो एम्पियर है वह मूल मात्रक। क्लियर। और जो मूल मात्रक होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया ना। अब इसका जो बीमे सूत्र है वो क्या होगा भाई, कैपिटल डी बड़े ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बाद यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि। लेकिन व्यापक रूप से देखेंगे तो यह प्रदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक्चुअली यह प्रदिश राशि, दाब भी प्रदिश राशि, घनत्वागुण प्रदिश राशि। लेकिन इंटरमीडिएट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा को अदिश राशि मानकर भी चलेंगे। यह टेंशन होता है 0 आवर, ठीक है। लेकिन आगे जब जाएंगे तो ये अदिश रूप नहीं पढ़ेंगे। और कभी कभी कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें विकल्प दिया है, मान लीजिए अब उसमें अदिश भी दिया हुआ है, ठीक है, और प्रदिश भी दिया, तब आपका आंसर प्रदिश होगा। और अगर प्रदिश नहीं दिया है, सदिश दिया है, आदेश दिया है, तो आंसर क्या होगा। इन बातों पे ध्यान रखते हुए काम होगा। दोनों बातों को हमने बताया। अब हम तत्कालिक धारा की बात करेंगे। तत्कालिक धारा का क्या सूत्र होगा, तत्कालिक धारा, विद्युत धारा या धारा E बराबर क्या होगा, तत्कालिक धारा का मतलब किसी विशेष समय में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसका मान यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं लिमिट डेल्टा T डेल्टा Q अपान डेल्टा। समय को जब छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया तो आवेश उस छोटे समय के लिए आवेश भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है।
यहाँ पे दिखाया गया कि जो डेल्टा टी है, यानी जो समय का बंटवारा आपने किया वो अनंत सूचना है, मतलब जीरो के जो सबसे निकट समय का मान है, जितना संभव मान है, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो इसको परिभाषा के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, ये तत्कालिक धारा का फार्मूला प्राप्त हो गया। dQ/dt का मतलब क्या हुआ, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। और अवकलन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक राशि में परिवर्तन की दर दूसरे राशि के सापेक्ष ज्ञात है। हमें यहाँ पर आवेश में परिवर्तन समय के सापेक्ष चाहिए था, तो dQ/dt जब करेंगे तो Q का परिवर्तन P के सापेक्ष, समझ गए बात को, यानी आवेश का परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात है। इस तरह से अवकलन के द्वारा भी तत्कालिक धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब इस पर हम सवाल इस पर भी बनता है, इस पर सीधा सवाल इस पर जो बनता है वह हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है, हाई स्कूल में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करके पूछता है। और इस पर तो सवाल नहीं पूछा जाता, हाई स्कूल में कंडीशन में इस पर सवाल आते हैं और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन जब 2-3 साल से इस पर सवाल नहीं आ रहे हैं तो कंडीशन में आएगा। आप 16-17 के पहले पेपर देखेंगे तो लगभग हर पेपर में आपको इस पर सवाल मिलेगा, तो सीखना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले एग्जाम को देखिए और इस पर सवाल। एक चालक में दो सेकंड में 300 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। 2 सेकंड में 300 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात हो गया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपका इस पर लगने वाला है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखा जाए। इसमें दिया है यंग का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ, और आपको इसके पहले आवेश का मान ज्ञात करने का फार्मूला बताया गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है। वो फार्मूला है Q बराबर ये फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर Q बराबर n और यहाँ पे n का मान दिया है 300 और E का मान आपको पता है 1 और यहाँ I का जो फार्मूला है और T का मान यहाँ दिया हुआ कितना है 2 सेकंड। I का यहाँ सूत्र है Q/T। अब हम चाहें तो डायरेक्ट संख्या के पदों में फार्मूला बना सकते हैं। I = NE/T। अब N का मान है 300 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ अपान E का मान। अब बताओ, ये आ गया आपका 150 का। अब 15 × 16 कर दीजिए, कितना हुआ 240। 15 × 16 करने पर आएगा कितना 240। अब एक यहाँ देखो एक और 0 बढ़ा लिया और एक डेसिमल और बाकी कितना है 10 पर माइनस। अब एक दो और हटा दीजिए 2.4 और जब डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव पावर बढ़ते हैं। 1 2 बढ़ा तो माइनस कितने बन गया, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहेगा, आवेश वाहकों की संख्या दिया रहेगा, उसके हिसाब से फार्मूला आप अप्लाई करें।
ये हो गया ना। और आप देखेंगे परिभाषा में साफ साफ लिखा है कुल आवेश क्यों हो, देखिए क्या लिखा है ना। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन लगाने में यह जो आपका जो फार्मूला है या जो परिभाषा है, यहाँ कुल आवेश कहा गया है। इससे आपको पता चलता है कि प्रवाहित होने वाले नेट चार्ज दिमाग में निकालना, समझिए ना, कुल निकालना, जितने भी आवेश बाहर था उनसे संबंधित आवेश को निकालना। उस तरह के सवाल हम कराएंगे पहले इसको आपको। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका फार्मूला है तत्कालिक विद्युत धारा का, उस पर सवाल लिखिए। देखिए, एक चालक में स्मॉल टी समय में, एक चालक में स्मॉल टी समय में एक चालक में स्मॉल टी समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर T स्क्वायर प्लस 7D माइनस 2 कूलम है। हो गया। T बराबर 1 सेकंड पर, T बराबर 1 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। T बराबर 1 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हो गया। तो अब देखिए, देखो जो पढ़ाने का ट्रेंड है वैसे ही आपके पढ़ने का ट्रेंड, मतलब आपकी जरूरत होगी तो बड़ा बेहतर होता ही है। आप साफ साफ देख रहे हैं परिभाषा, फिर फार्मूला, उसके बाद उस पर जो सवाल है वो दिखाया जा रहा है। अब आपकी ज़रूरत अगर ये होती, यानी आपको फिजिक्स समझना होता और इससे आगे बढ़ना होता, तो फिर आपको इस पढ़ाई में बहुत मज़ा आता। लेकिन जब आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो पढ़ाई कैसी भी हो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यह चीज़ दिमाग में रख लीजिए। तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए, आपको पता चल गया कि इसमें सवाल कैसे पूछे जा रहा है विद्युत धारा में। तो एक बार बैठ के 5 मिनट लगेगा, पूरा आंसर पेपर आप चाहें तो एक बार 5 मिनट टाइम देने के बाद पढ़ जाए, और पूरे आंसर पेपर में कहीं सवाल अगर मिल गया तो तुरंत आप नोट कर लीजिए। और फिर जैसे बताया गया सॉल्व करिए, नहीं आता है तो फिर पूछ लीजिए। पढ़ाई का ये तरीका है। और इसके अलावा अगर जो आप अपनाए हुए हैं, ये दुनिया का सबसे नुकसानदायक तरीका है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको अगर इसे समझना है तो एक दिन जो अभ्युदय कोचिंग चल रही है शाम को, उसमें बैठ जाइए और वहाँ देखिए उन बच्चों को किन बातों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस जगह आप जाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अपना नाम लिखाए हुए इंटरमीडिएट पास करने के लिए, और पास करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी देखने के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, बताने के बाद भी नहीं आता, तो एक बार वहाँ बैठ के देखिए तो क्या हो रहा है। अब वो बच्चे वहाँ क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बताइए, क्यों आ रहे हैं रोज 1.5 घंटा पढ़ने के लिए। वो बेवकूफ़ है सब। तमकुही से बच्चा आ रहा है, बरौना से बच्चा आ रहा है, मतलब पूरे जिले के छात्र यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। 1000 बच्चों की परीक्षा होने के बाद उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेई की तैयारी और नीट की तैयारी की, इसमें भी कुछ लोग परीक्षा दिए हुए, ठीक है ना। तो अब वहाँ जाके बैठने के बाद कुछ लोग गए भी थे, वहाँ बैठे थे, पढ़ाई भी किए थे। तो एक अंदाज़ा मिला होगा आपको कि जिन बच्चों ने हल्के ढंग से पढ़ाई किया 11, 12, 9, 10, उनकी हालत वहाँ बहुत ख़राब है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है और सब कुछ चाहते हुए भी, अब वो चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि उनके साथ अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छा होने के लिए जो 4 साल में वो छोड़ के आए हैं, अब चाहे वो 1 दिन में पढ़ें, चाहे वो 10 दिन में पढ़ें, फिर चाहे 4 साल में पढ़ें, लेकिन उसे हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब जरा सोचो कि फिर से आप 4 साल पढ़ेंगे इंटर के बाद, तो फिर आपका क्या होगा। तो इस समय क्या खोजते हैं, थोड़ी सी आसानी मिल जाए। ये आसानी नहीं है, ये परेशानी है। तो इसमें जो भी टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक छोड़ के आ रहे हैं, ये बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए, पढ़े ही नहीं।
क्यों छोड़े, उसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत साफ मैं बोलता हूँ, हम किसी की बुराई कभी नहीं करते, लेकिन जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई कमज़ोर पॉइंट, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही पे ले रहे हैं, कोई कमज़ोर पॉइंट। जैसे मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कमज़ोर पॉइंट हो, तो हम क्या करेंगे, पूरा सही से बताएंगे और इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप बताइए। बोलो भाई, हम इसे जल्दी से छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक हो या ऐसा यूनिट हो जो हमने ध्यान से नहीं पढ़ा या हम पढ़ नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए, तो हम क्या करेंगे, क्या उस टॉपिक को हम पढ़ाना चाहेंगे, हम उसे भी कहेंगे आप छोड़ जाने। लेकिन आप तो पहले से तैयार बैठे हैं, आप पहले से तैयार बैठे, बस हमारे मुंह से निकलने की देर है कि छोड़ो आप इस बात का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो टीचर बने हैं, एक मुखौटा टीचर का लगा के अपने जो रोजगार है, रोजगार ही कहा जाए या जो भी है अपना कर रहे हैं। लेकिन सही टीचर का काम है वो आपसे ज़्यादा पढ़ेगा, इसे याद रखिए। आज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जो सही टीचर है 1 घंटे का क्लास लेने के लिए कम से कम अगर 20-25 साल का अनुभवी है तो आधा घंटा किताब देखेगा, क्वेश्चन देखेगा, तब जाके आके बढ़िया पढ़ा पाएगा। तब उसे मोबाइल नहीं निकालना पड़ेगा और उसे बुक वगैरह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर टीचर पढ़ के नहीं आएगा तो उसे इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। बुक देखेगा, मोबाइल देखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना देखे वो नहीं। अब कुछ ऐसे हैं, अब वो अनुभवी की बात कर रहे हैं कि मोबाइल देख के भी वो कुछ समझा लेगा, बता लेगा, और जो अनुभवी नहीं है वो कुछ भी करके नहीं करता। तो इससे परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो आपको जब आप कुछ अच्छा सोच के ही यहाँ पे आए होंगे, तो अगर आए हैं तो जैसा कहा जा रहा है उसको फॉलो करिए, अनुभव का लाभ उठाइए। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका ये है जो आपको बताया जा रहा है, तुरंत डिफिनेशन, तुरंत क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको खोलें आंसर पेपर में। अब जो भी एम है उसके हिसाब से चलिए। आपका एम अगर बोर्ड प्लस कंपटीशन है तो क्या करना है, आप घर जाएं तो सबसे पहले आंसर पेपर बोर्ड का निकालिए, इस पर जितने सवाल हैं वही निकालिए, उनको करिए, नहीं आता है उनको रखिए, अगले दिन आके पूछिए, बिना पूछे आगे मत बढ़िए। उसके बाद अगर आप जेई में बैठने वाले हैं तो जेई के क्वेश्चन निकालिए, आंसर पेपर निकालिए जेई का, उसमें देखिए करंट का सवाल कौन सा पूछा गया, सवाल मिल गया नोट करिए, सॉल्व करिए, नहीं आता अगले दिन आके पूछिए। ये पढ़ने का बेहतर तरीका है, कम समय में ज़्यादा लाभ आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी तो वही हालत होगी जो बाकी बच्चों की हो रही, तो हम हर साल देख रहे हैं। अभी वो समय आपको देखने में लगभग जल्द स्टार्ट है, कोई आने छूट गया है, लगाना पड़ेगा, आने छूट तो समझ गए। तो ये सबसे बेहतर तरीका है, इसको फॉलो करेंगे तो कम समय में आपको लाभ मिल जाएगा। और जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, यह चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। दीवार के उस पार आपको दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा, समझ में आया कुछ। अब आपको पता नहीं क्या लगता कि दीवार के पास जाएंगे तो वहाँ पे कुर्सी लगी होगी, माला होगा, पहनाया जाएगा, एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा, फिर बैठ के आप खाएंगे, आपको ऐसा भी लगा। लेकिन जितने लोग दीवार के पास गए हैं उनको मैं साफ साफ देख रहा हूँ। अब समझ में आया। आप 6 महीने बाद बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और मेरे सामने 23-24 बैच बोर्ड परीक्षा में बैठ चुका है और वो पास करके मेरे सामने आ चुका है। इसका ध्यान रखिए, मैं सबको देख गया कि वो क्या पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो जो बेहतरीन छात्र है, परिश्रमी है, उसके लिए रखी है कुर्सी और वो राजा बना हुआ है, जिसका पैकेज 36 लाख 38 लाख का जिस पैकेज पे ये सब बच्चे काम कर रहे हैं वो राजा ही बने। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। अगर कोई बैड हैबिट आपके पास नहीं है तो ये पैसे आपके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। और
बैड हैबिट है तो वही उसका कोई मतलब नहीं। मतलब समझ गए ना। और बाकी हमने आपको बता दिया कि वो जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं जिले में, वह जिले में देखो जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे, बात ना करा बीच में बात कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो कहीं बाहर निकल गए, इसका ध्यान रखिएगा, और कोचिंग की तैयारी करने के लिए चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और जाके निकालने वाले नहीं, बस उनके पास पैसे हैं या गार्जियन ने जैसे तैसे इंतजाम करके उनको कहीं बाहर भेज दिया है, लेकिन उनकी पोजीशन भी यही है, उन्हें 5 फार्मूला तक नहीं याद है और वो वापस लौट के आने वाले हैं, उनकी स्थिति और खराब होने वाली है। आप लिख के रखिए, जिनके पास पैसे का अभाव था और वो पढ़ने में कुछ तेज है, मतलब जिले के तेज बच्चों की बात हो रही है, वही 1000 में से वही क्वालिफाई किया है। इसका सबूत है यहाँ पर, यहाँ के भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे और जो सिंसियर छात्र हैं वही क्वालिफाई यहाँ वाले भी। समझ गए बात को। और पेपर आप देखे ही होंगे जब परीक्षा दिए होंगे, तो अब जरा सोचिए कि वो बच्चे कुछ ठीक है पढ़ने में, तभी उसे क्वालिफाई करके उनका सिलेक्शन होगा। और बाकी का क्या हो रहा है उनके विषय में जरा सोचिए। और उनके विषय में जानना है कहीं कुशीनगर डिग्री कॉलेज के आसपास घूम के देखिए, तमाम कोचिंग संस्थाएं पढ़ रही चल रही हैं। ऐसे ऐसे जूलॉजी पढ़ाने वाला केमिस्ट्री से एमएससी है और वो जूलॉजी पढ़ा और बच्चा जाके पढ़ रहा है, तो बच्चे को पता ही नहीं। तो जरा सोचो कि हमें फारसी नहीं आती, फिर भी हम आपको फारसी पढ़ाना शुरू करें, तो कब आप पढ़ेंगे? फारसी कब हमसे पढ़ेंगे? जब आपको फारसी नहीं आती हो। लेकिन अगर फारसी का अल्फाबेट भी जानते होंगे तब आप तुरंत खड़े हो जाएंगे कि सर ये तो गलत हो रहा है। बोलो, हम कहें कि ये अंग्रेजी का ए है, ये है अंग्रेजी का ए, तब क्या कहेंगे आप? मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप अंग्रेजी थोड़ा सा जानते हैं। और अब हम कहें कि ये फारसी का कुछ भी है, कोई एक अल्फाबेट है, तब बोलो मान लेंगे बस यही हो रहा है। ऐसे ना बनिए आप, इसका ध्यान रखिए, इस तरह का ना बनिए, क्योंकि आजीवन नुकसान होता रहेगा। और जो थोड़ा सा चालाक है, चालाक जिसको आज के समाज में कहते हैं, वो आपसे पैसे लेता रहे, आप कमाएंगे वो खाएगा, और आप कमाएंगे बैठ के नहीं, आपको लेबर बन के कमाना पड़ेगा, खाने वाले दूसरे, जीवन भर आप परेशान है। उसे बचने का तरीका है आपके सामने है, उसको सीखिए। तो आप देखो, तो इस तरह के सवाल आप खोजेंगे कंपटीशन से लेके बोर्ड, जहाँ मिल जाए उसे ले आए। तो Q = T² + 70 - 2Q, ये है आवेश का मान, है ना। और फार्मूला है पाई बराबर तो आप समझ गए कि क्या करना पड़ेगा। अवकलन का फार्मूला आपको याद है? जब पहली बार अवकलन आपके सामने आया था तभी हमने बता दिया था कि इसे भूलेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। इसे हमेशा याद रखना है कि यही खत्म नहीं होता, पूरे फिजिक्स में बार बार आता है। आपसे बताया गया था कि फिजिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना होगा, वहाँ बिना अवकलन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत साफ साफ बोला, इसका ध्यान रखना। तो अवकलन का हेल्प लेना हर हाल में है। तो देखो, अब ये बन गया d/dt ऑफ Q। तो ये देखो d/dt ऑफ Q, Q का मान है T² + 70 - अब T² का अवकलन बोलो, T का बोलो 7 बच गया, T का 1 और 2 का 0। ये करंट का मान हो गया। 30 समय पर धारा का मान हो गया। ये कितने समय पर? 30 समय पर धारा का मान कब निकालना है? t बराबर 1 सेकेंड, इसी में रख दीजिए। 2 × 1 = 7 बराबर कितना है? 9 एम्पियर आंसर। इस तरह से सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको खोजना चाहिए।
गया? अब आपको यह एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, या तो बात करने वाले तो बगल में बैठे हुए हैं, दोनों भी आप कर रहे हैं। बात करने वाला कुछ बोलेगा, आपका ध्यान उधर चला जाए। आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। किसी भी छात्र का पूरा ध्यान यहाँ नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछना चाहिए आप समझ गए कि नहीं समझ गए। और जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमको पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत साथ तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे छात्र हमारे सामने ना बैठे। छात्र ऐसे बैठे जिनको कुछ सीखना हो। जब आप पूछेंगे तब पढ़ाने में हमको मजा आएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप पूछते ध्यान ही नहीं दीजिए। आपसे बताया गया कि विद्युत धारा अदिश राशि। अदिश कौन होता है? जिसमें केवल परिमाण से जिसे रिप्रेजेंट कर लिया जाए और उसमें दिशा की जरूरत नहीं। जब हम परिपथ बनाते हैं, कभी भी हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी परिपथों को आपने देखा होगा। जब भी कोई परिपथ बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक परिपथ बना दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया मान, ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा इधर, करंट का डायरेक्शन दिखाते नहीं दिखाते? बैटरी किधर तो बिना डायरेक्शन के करंट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप? तो फिर अदिश कैसे हो? ये कौन पूछेगा? बोलो। अब मान लो हमें भी नहीं आता, तो फिर हम भी नहीं कुछ करते, हम आगे बढ़ते। तो पढ़ाई कहाँ फिजिक्स की कंप्लीट हुई, आप बताओ? कंप्लीट हो पाई? नहीं हो पाई। फिजिक्स का पढ़ना ही नहीं तो रटना नहीं होता। आपको पूछना चाहिए था यहाँ पे, जब आप सोचते तब पूछते, लेकिन आप सोचने का आपका दिमाग खाली ही नहीं, सोचेंगे कहाँ से, क्योंकि आप बात कर रहे हैं। फिर नुकसान किसका है? आप सबसे बड़े मूर्ख हैं दुनिया के। कहीं लिख के रख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। सबसे बड़े मूर्ख दुनिया के आप हैं। कारण है आप यहाँ आके बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा जमा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? आप बताइए। आपको यह सीखना था, क्या सीख रहे हैं आप? जो हम बता दें बस उतने ही, ये पढ़ाई नहीं है। आप अपने क्वेश्चन लेके आइए और ये सीख लीजिए हमेशा। ये क्वेश्चन तब होगा जब घर पे बुक खोलेंगे, आप कंसाल पेपर खोलेंगे, तब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप आके पूछेंगे, तब पढ़ाई आपकी कंप्लीट भी। नहीं तो आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट है और आपका नुकसान रेगुलर होता जा रहा है, आर्थिक भी। और समय तो बहुत महत्वपूर्ण होता, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समय महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करें। कोई बता सकता है कि विद्युत धारा अदिश कैसे हुआ? जब करंट फ्लो करने में करंट का डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है। जल्दी से बताओ। यहाँ तक कि धारा को दिशा के हिसाब से प्लस और माइनस भी लिया जाता है, याद रखिएगा। जैसे दिशाओं को प्लस माइनस दिया जाता है, यानी जो सदिश है दिशा के हिसाब से प्लस माइनस अज्ञात कर जाता है उनके साथ। पूरब का माइनस पश्चिम होता है, माइनस पूरब लिख दिया जाए तो उसका मतलब पश्चिम। समझ गए? तो डायरेक्शन के हिसाब से धारा को प्लस और माइनस लिखा जाता है। तो फिर धारा अदिश कैसे? यह बात आपको पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? जल्दी बोलो। तो क्यों नहीं पूछ पाए? अब इस पर विचार करो। इसलिए कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हैं और एकदम मूर्खतापूर्ण बात हो गई है। आप अपने विषय में सोचो, दूसरे को मत देखो। अपने विषय में सोचो कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या बनने वाली है भविष्य में। केवल अपने विषय में सोचो, दूसरे से आपका कोई लेना देना कभी भी नहीं है। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने वजह बता दिया कि आप घर पे बुक तक नहीं छू रहे हैं, कंसाल पेपर। इतना कहने के बाद इसमें अभी भी कुछ क्या कहा जाए, उनको कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो अब तक कंसाल पेपर नहीं पढ़े। लास्ट में इसका हम कंक्लूजन बता देते हैं। आप
बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेचर नाइंसाफी कभी नहीं करेगा। बात न करें आप, सुने ध्यान से। जब डीएम, कोई डीएम जब हो जाएगा, कोई आईआईटी करके इंजीनियर हो जाएगा, कोई डॉक्टर हो जाएगा, तो उस हॉस्पिटल में सफाई कौन करेगा? आप बताइए, जल्दी बताइए, कौन करेगा? डीएम का जूता साफ कौन करेगा? बताओ। तो जब सब लोग कामयाब हो जाएंगे, जब सब कामयाब हो जाएंगे, तब डीएम का काम कैसे होगा? डॉक्टर के हॉस्पिटल की सफाई कौन करेगा? इंजीनियर का चपरासी कौन होगा? ये प्रॉब्लम खड़ा होगा कि नहीं होगा? तो कहीं दूसरे देश से लोगों को मंगाना पड़ेगा, जैसे अरब वाले मंगाते हैं। ध्यान रखना, अरब वाले बाहर के लोगों को लेबर बुलाते हैं, क्योंकि वो खुद लेबर का काम, याद रखिए। वहाँ भेड़ उनके पास सैकड़ों भेड़ होंगी, सैकड़ों ऊँट होंगे, बकरियाँ होंगी। उनके पास बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो खुद लेबर का काम नहीं करते। वो बाहर से बुला लेते हैं, लेबर बाहर वाले होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ भी बाहर से बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाना। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये नेचर कभी नाइंसाफी नहीं करता। अब हम कहें या कोई कहे कि आप इंसान पेपर लिखिए, तो आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपका काम तय है, पहले से लिखा गया है। नसीब जानते हो ना, नसीब में लिखा हुआ, इसीलिए आप किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। कुछ भी हो, आपको मरना लिखा है, आप जा रहे हैं तो कोई मिल गया, कहेगा बेटा ऐसे जाओ, हाईवे पर ना जाओ, मान लो कह दिया, फिर भी आपके नसीब में लिखा होगा तो आप जरूर जाएंगे हाईवे पर। और जब उस ट्रक के आने का निश्चित समय होगा तो उसके सामने जरूर पहुंचेंगे आप, इसकी गारंटी, क्योंकि पहले से लिखा। तो इसलिए इसमें हमको कोई बहुत तकलीफ नहीं हो रहा कि 10-20 लोग नहीं खरीदे, तो वो नहीं खरीदेंगे, हर साल नहीं खरीदेंगे, ये हमें मालूम है, क्योंकि उनके दिल में एकदम चल रहा है कि नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं ये हमने बता दिया। आप नाम लिख के रख लीजिए, अगर यह बात बदल जाएगी तो हमसे बताइए। नाम लिख लीजिए, जो लोग नहीं खरीदे अगर जानते हो नाम लिख के रख लीजिए। अगले साल हमसे आप बताइएगा सर वो तो डीएम हो गया, अगले साल बताइए क्या होगा, आप भी जानते। चलिए, एक क्लियर हो गया आपका। देखो, आपको कई बार बताया कि पढ़ाई को बर्डन बना के नहीं पढ़ना, आप प्रेशर बना के नहीं पढ़ना। इतनी सारी चीज़ें इतना आसान है, और इसमें जब आप थोड़ा समझना शुरू करें और क्वेश्चन करना शुरू करें तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। तो आपकी एक आदत बन जाएगी कि आपको हमेशा क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व होगा आपको अच्छा लगेगा। जब ये आदत बन जाएगी तभी सफलता मिलेगी। और बर्डन समझ के पढ़ेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो फिर सफलता भी नहीं मिलेगी और जीवन भी बेकार होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको बता दें करंट को अदिश के रूप में ट्रीट क्यों किया जाता है। दो लॉजिक में यहाँ रखूंगा, पहला हम यहाँ देखा जाए। देखो, एक करंट का एक तार हमने ऐसे बना दिया और दूसरा तार हम इधर से ले आए, ध्यान देना। इसमें 4 एम्पियर का करंट और इसमें हम लाए 3 एम्पियर का करंट, ध्यान दीजिए। और यहाँ से एक वायर हमने दोनों से ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया और एमीटर का पाठ्यांक हम पढ़ने लगे। तो ये दोनों करंट कितने डिग्री एंगल पर मिले? 90 डिग्री। दो सदिश हों और 90 अंश के कोण पर अगर लगे हों तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं? बड़ी A स्क्वायर पर B स्क्वायर। तो यहाँ पर A का मान 3 है और B का मान 4 है। 3 का मान 4 का मान 30 में कर दीजिए, कितना आएगा? 5। लेकिन देखा गया कि जो यहाँ पर एमीटर है इसका पाठ्यांक कितना आया? तो दोनों धाराएं एक साथ जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? क्या दिशा का कोई मतलब रहा? अब इन्हीं धाराओं को अब हमने क्या किया
अब हमने क्या कर दिया, कुछ कोण को बदल दिया। अब तो 90-80 धाराएं नहीं रह गई। अब समझ गए। तब भी देखा गया कि जो एमीटर का पाठ्यांक है वो शांति। इसका मतलब विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अब याद कीजिए, जो मैंने डिफिनेशन लिखवाया है सदिशों में, इसीलिए लिखवाया, साफ लिखा हुआ है कि ऐसी राशियां जिन्हें पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, तथा जिनका योग अंतर एवं गुणा साधारण रीति द्वारा नहीं होता, वो सदिश राशियां होती है। पूरी परिभाषा हमने भी लिखवाया पढ़ी, इसीलिए लिखवाया है कि परिभाषा से ही ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें। एक लॉजिक यहाँ आपको मिल गया, अभी दूसरा लॉजिक हम बताना है। आप उसको पहले एक हेडिंग बना लीजिए, धारा घनत्व। क्या बनाना था? धारा घनत्व। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ध्यान से देखिए, एक चालक की बात हम करते हैं तो आप देख रहे हो जो वायर होता है ना, वायर बेलनाकार भी आपको दिखता है। तो एक वायर हमने ले लिया। अब वायर के एक बिंदु की बात करते हैं, किस बिंदु? ये वायर का एक बिंदु है जहां इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद आपको दिखाई देगा ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिखाई। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा। ये जो करंट है ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट है आई, और ये ऐसे समझ गए। आपको पता है कि जो एरिया है उस एरिया का भी डायरेक्शन होता है। बताया जा इधर होता है, उसके लंबवत होगा, सब बताया जा चुका है। उस तल पर नॉर्मल के डायरेक्शन, जैसे ये एरिया है, इसका डायरेक्शन ऐसे लंब दिशा। ये ब्लैक बोर्ड का ये एरिया, ये तल है। अब इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? तो यह जो अनुप्रस्थ काट है, इसके जो एरिया का डायरेक्शन है, इसके लंबवत होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया ना? तो अब आप लिखिए पहले। किसी चालक में किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत प्रवाहित होने वाली, अविलंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अविलंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अविलंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से निरूपित करते हैं। कैसे लिखेंगे? J से, ठीक है। यदि कैपिटल A क्षेत्रफल से, यदि कैपिटल A क्षेत्रफल से अविलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा, कैपिटल A क्षेत्रफल से अविलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल आई हो, तो J बराबर
आई अपान ए, तो जे बराबर आई अपान ए। अब जरा ध्यान से देखिए, अब कहीं ऐसा हो जाए कि जो क्षेत्रफल है वो ऐसे रहे, ठीक है भाई, तो इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा, इन होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को। और अगर ये एरिया ए है, इसका डायरेक्शन ए कैप होता है ना, याद है ना, ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, वो डायरेक्शन को बताता है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम रिजॉल्व कर देंगे, इस एरिया को इस डायरेक्शन में हम ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, ये जबकि इनके बीच का कोण है बीटा, यह क्या बन गया। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, यह जो करंट है अब इसके लंबवत हो गया कि नहीं हो गया, तो दिख जाएगी जी जल्दी से नीचे। यदि विद्युत धारा तल पर अभिलंब से थीटा दिशा में प्रवाहित हो, तल पर अभिलंब से थीटा दिशा में प्रवाहित हो, तो जे बराबर आई अपान, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए के जगह पे ये था ए, यहाँ पे इस ए के जगह पे अब ये कौन हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये धारा घनत्व का फार्मूला है, और यहाँ से एक अच्छा सा रिजल्ट आया। अगर हम इसे आई की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा जे ए cos थीटा, ध्यान दीजिए क्या होगा, आई बराबर जे ए cos थीटा। अब ये देखो आई बराबर हो गया जे, आई बराबर जे डॉट ए। विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका एक सबूत यहाँ भी है, जे और ए के अदिश गुणनफल से क्या मिला, धारा। तो दो राशियों के अदिश गुणनफल से क्या मिलता है, जल्दी बोलो, तो सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं, वही मैंने बता दिया। इसमें 20% बच्चे बोल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाकी के बच्चों का ध्यान ही नहीं है, अपनी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा इसको ठीक कर दीजिए आप, ठीक है ना। जब अदिश सदिश वाला वेक्टर एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ाया गया है, उसको ध्यान से देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ लिखाया गया है। और अदिश गुणनफल की परिभाषा को ध्यान से पढ़िए, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है, तब उस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहा जाता है। अब समझ में आ गया। तो अदिश गुणनफल से हमेशा कैसी राशि मिलती है, अदिश राशि है। इससे भी क्लियर हो गया कि विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आगे लिख जाइएगा, इसका पहले नंबर आता मात्रक का। तो मात्रक कितना हो गया भाई, मात्रक हुआ एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। इसके बाद नंबर आता है बीवी सूत्र की, बीवी सूत्र बराबर कितना हो गया, बोलो, ए का मतलब आई का बीवी सूत्र कैपिटल ए, और ए यानी क्षेत्रफल का बीवी सूत्र एल पर 2 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, एल पर माइनस 2। यह इसका बन गया बीवी सूत्र। इसके बाद यह एक सदिश राशि है, क्या लिखेंगे, यह सदिश राशि। तो आपने पढ़ लिया धारा। अब इस पर कैसा सवाल बनेगा, नोट कर जाइए, जल्दी से एग्जाम को लिखिए। एक चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद, एक चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.25
सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया। चालक से पांच एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हो गया। 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे सब लोग ना ध्यान दो भाई। तो आप देखो धारा घनत्व निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी बोलो। आई चाहिए और प्रश्न में से आप बोलेंगे आई का मान बोलो सब लोग देख के बोलो। वो देखिए और बोलिए। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चलता न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल लिखा उसको पता ही नहीं चलता कौन क्या है, इसलिए भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, आपको डिफिनेशन नहीं याद होता, आप डेरिवेशन नहीं कर पाते। ये इसी को दूर करने आप आए हो। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है। बार बार आपसे कहा जा रहा है पूछिए। ठीक है, अभी देखो इसी को ठीक करने के लिए हम गार्जियन की मीटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं और हम 24 साल पढ़ा चुके, फिर भी हमारे पास आके बच्चा पढ़े और कम नंबर पाए या फेल हो जाए, ये हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता। तो हम 24 साल में जो सीखे उससे हम कर सकते हैं। एक एकदम जीरो का मतलब जीरो जानने वाला बच्चा हो, वह भी अगर चाहे और हम जैसे बताएंगे थोड़ा सा वैसे काम करेगा तो वो पास भी हो सकता है, अपना नंबर भी बढ़ा सकता है। इस वजह से हम गार्जियन मीटिंग करेंगे, बारी बारी से 4-5 गार्जियन बुलाएंगे और आपके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि आप घर पर करते क्या है। फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है और कोई परेशानियां हैं तो हम आपको बता देंगे कुछ तरीके, उससे आपका मन पढ़ने में लगने लगेगा और पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी। हाँ, अगर आप खानदानी बैल हैं तो भाई उसकी गारंटी मैंने ले दूँगा, लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो 100% आप पढ़ने लगेंगे। घर पर रोज 6-7 घंटा पढ़ेंगे। आपके माता पिता को कहना पड़ेगा आप बस करो। ठीक है, अभी तो आप कहने पर भी नहीं पढ़ते होंगे, लड़ जाते होंगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। तो आई इक्वल टू कितना है बताओ, ए कितना, तो न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे पहले डेटा नोट करते हैं जो दिया है उसे, फिर हम फार्मूले पे गौर करते हैं। तो फार्मूला है पहले लिख लेते हैं, ए बराबर बोलो। अब इसी के सूत्र में जो डेटा है उसे रखने के लिए जितनी राशियां हैं सभी एक मात्रक पद्धति में होना चाहिए। ठीक है, इसमें होंगे ये कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन सबको एक ही मात्रक पद्धति में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं डेटा को, आंकड़ों को हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा है, नहीं है तो हम चेंज करते हैं। तो आई जो दिया है 5 एम्पियर दिया है, किस मात्रक पद्धति में, ये देखो इसमें है, बदलने की जरूरत है कि नहीं है, तो या तो इसको बदला या तो इसको बदला। आपके लिए बेहतर ये है क्योंकि हमें आंसर भी हमेशा SI में निकालने की जरूरत होती है। और अगर किसी पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से बदलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इसे अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2 है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। हमने क्या करा, स्क्वायर करो दोनों का, हमें चाहिए 1 का वर्ग कितना हुआ बोलो, और ये कितना हुआ, इसका वर्ग बताओ, 10
सेंटीमीटर वर्ग बराबर तो मतलब साफ हो गया। किससे गुणा होगा? अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तब किससे गुणा होगा? -2 से। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में तब 0.25 × 10⁻⁴। अब इसको 2.5 लिख देते हैं और जब डेसिमल बाएं साइड में जाता है तो माइनस भाग करते हैं, इसे जा सकता होगा तो -4 पहले से है, ये हो गया -5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए I का मान कितना है? 5 अपान अब लिखेंगे A का मान 2.5 × 10⁻⁵। अब ये जो 2.5 है कितनी बार काटेंगे? तो ये क्या बना? 2 गुणे, अब ये 10 के -5 ऊपर चला गया प्लस हुआ कि नहीं हुआ? 2 गुणे 10 के 5 मात्रक लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे? क्या निकाल रहे थे? जे का मात्रक क्या है? 8 देख के लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। तो बताओ न्यूमेरिकल कैसे लगाना है? कुछ हद तक क्लियर हुआ? ऐसे करेंगे तो कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं और साधारण ढंग के सवाल भी आते हैं। जाओ ये वाला 2, ये कितना लिखा? 5 और ये लिखा 2.5 ढाई का तो है ना, है समझ में? जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब आप हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और ये जब हेडिंग लिखें आप तो घर जाने के बाद इसका भी क्वेश्चन हो जाए अंशाल पेपर में कह दिया होगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। हर हाल में सवाल आपको मिलेगा, बोलिए। ठीक है, तो आज के लिए आपने हेडिंग बना लिया विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। Relation between electric current and drift velocity. विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें कुछ माने लिखिए। माना कैपिटल ए अनुप्रस्थ काटमाला, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काटमाला एक चालक है। हो गया। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब यहाँ आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या है। ये भी हमें नहीं बताना था, आपको पूछना था। ठीक है, हम तो फिलहाल बता ही रहे हैं, लेकिन आपको पूछना था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सुन चुके आप, तो अब यहाँ कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। और जितने प्रकार के पदार्थ हैं उनमें जब चालकता की बात आएगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की भी बात आती है। ये हो गया। और कैरियर चार्ज डेंसिटी, आवेश वाहकों का घनत्व, यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है
बिना आवेश वाहक के नहीं होता। और वो सब पहले लिख चुके हैं, आप देखिए तो लिखे हमने लिखे। आपसे पूछा जाए अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन होता है? क्या वो कम लोग बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, 20-25 बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, बोलो 20-25 से ज़्यादा नहीं बोल पाए, जबकि सबकी कॉपी में है कि नहीं। तो अगर थोड़ा जागरूक होते तो अब तक कॉपी देख लिए होते और फिर आप समझ जाते कि आंसर का जवाब क्या है, तो आपको भूलता नहीं। लेकिन आप उसे देख भी नहीं रहे, बहुत से लोग देख भी नहीं रहे, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका काम फिक्स पहले ही, उन्हें बदलना नहीं। तो क्या लिखवाया गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वहाँ पर कैरियर चार्ज डेंसिटी की जब बात आएगी तो वहाँ प्रोटॉन की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों। बात समझ में आया? तो अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसकी जरूरत जब जब आएगी तो इसके विषय में जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। अब मान लो आपसे कहा गया कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, जल्दी बोलो। तो आपसे कहा जाए कि एक चालक है जिसका आयतन 10 है, एक चालक है जिसका आयतन 10 है, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जल्दी बोलो, कितना होगा? 10 गुणे 11। अब जो इलेक्ट्रॉन घनत्व पदार्थ का होता है, जैसे हम ये कहें, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो हमने कहा लोहा है, लोहे का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, मान लो लोहे का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है 2 × 10⁻²४। मान लो हम कह रहे हैं 2 × 10⁻²४ किसका है? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। और हमारे पास एक लोहे का वायर है, लोहे का तार है, और उस तार का आयतन है मान लो 10। ठीक है, लोहे का तार है। अब हमें ये जानना है कि उस तार में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? उस लोहे के तार का आयतन निकालना। अगर आयतन हमें 10 मिल गया, तब कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही पता चलेगा। 2 × 10⁻²४ का मतलब क्या होता है? 2 × 24 प्रति घन मीटर, ये इसका मात्रक है। 1 घन मीटर में 2 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में कितने होंगे? 10 में क्या होगा? यानी किसी भी वायर में अगर आप जानना चाहते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आयतन निकालना होगा और उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करना। यह बात क्लियर हो गई? अब आप ये बताओ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों निकाल रहे थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि उस लोहे के तार में हमें पता करना हो कि धारा कितनी बह रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ज्ञात करना होगा। अब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात होगी? जब 1 सेकंड में हम प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करें, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किससे गुणा करेंगे तो आवेश बनेगा? E से, कुल आवेश से बनेगा। पूरी बात समझ में आ गया? तो धारा हमें यहाँ भी तो निकालना है, समझ में आया? और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व हमें पता चल गया है, तो हमें क्या चाहिए? 1 सेकंड में क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, जबकि हमें ये पता है कि एकांक घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हमें जानना पड़ेगा कि 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना आयतन बना रहे हैं। ठीक है, लिखो आगे उसी में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। उसी में आगे लिख लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, और Vd आपको लिखने आना चाहिए, ऐसे है Vd। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो गया। अब देखो तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं? देखो क्या करने जा रहे हैं? प्रति सेकंड ये हो गया प्रवाहित, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो संख्या कैसे निकल रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन घनत्व और पूरे आयतन। 1 सेकंड में हमें चाहिए
तो अब जरा सोचो दिमाग में, आपकी चाल पैदल अगर चल रहे हो, आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितना चलोगे? समझ में कुछ आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है तो 1 घंटे में कितना चलोगे? इलेक्ट्रॉन की चाल है मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे? हाँ, तो मान लो यहाँ से चला तो यहाँ तक पहुँचा, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी चला? दूरी चला। समझ गए? कोई कंफ्यूजन आपको? अब क्या हुआ, इसमें पूरा का पूरा एक ही मुक्तदान नहीं है, बहुत सारे मुक्तदान हैं। तो ऐसे आप देखेंगे एक बेलन बन गया मुक्तदानों का। क्या बन गया? कभी आपने नली से पानी निकलते हुए देखा? तो पानी किस शेप का निकलता है? नली है उसी के शेप का निकलता है। तो मुक्तदानों का शेप भी वैसे होगा। यहाँ वायर बेलनाकार होते हैं, तो मुक्तदानों का शेप भी जो 1 सेकंड में आगे बढ़ेंगे वह कैसा होगा? बेलन के जैसा होगा। तो अब 1 सेकंड में एक बेलन बन गया। अब इस बेलन का आयतन हमें चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस बेलन का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए, ये जो बेलन है उसका आयतन का सूत्र, अगर ये ऊंचाई h है और ये आधार का क्षेत्रफल a है, तो आयतन बराबर होता है a। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मूल फार्मूला है आयतन का, आधार का क्षेत्रफल गुणे, नहीं याद है? याद रखिए। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई? और ऊंचाई कितनी? क्या बन गया? ये क्या है? आयतन। तो एक आयतन में मुख्य तारों की संख्या n है, इतने आयतन में कितना होगा? क्या होगा? जल्दी बोलो। यही तो पहले से हम समझा रहे थे, तभी से क्या होगा इसमें? होगा। ये बन जाएगा। अब देखो, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा हम निकालने जा रहे हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, इसको हम क्यू से लिख रहे हैं। क्यू बराबर क्या होगा? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे गुणा करेंगे क्या आवेश बदल जाएगा? तब क्या बन गया? क्लियर हो गया ना? ये आवेश की मात्रा है जो 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। अब यहाँ पर T का मान कौन बताएगा? यह प्रवाहित आवेश कितने समय में? कितने समय में? T बराबर 1 आया कि नहीं आया? विद्युत धारा का फार्मूला बोलो। Q बराबर I/, ये है ना? मान रख दो। I बराबर कितना हुआ? Q का मान कितना है? LEA इंटू PD/1। ठीक है? तो I बराबर क्या मिला? ये है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच का समय। और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जहाँ भी हम चालन की बात करेंगे, विद्युत धारा या चालन धारा की बात करेंगे, कंडक्शन करंट की बात करेंगे, हर जगह ये आएगा जब तक आप जब तक फिनिश करें। तो यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी फिर कल समझ में आएगा।